द रशियन रिवॉल्यूशन। रशिया यूरोप का सबसे लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्री था, सबसे पिछड़ा इंडस्ट्रियल कंट्री था। यहाँ पर सोशलिस्ट ने गवर्नमेंट पे कब्जा कर लिया अक्टूबर रिवॉल्यूशन के थ्रू 1917 में। कहने का मतलब सोशलिस्ट ने अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917 के बाद रशिया में अपनी गवर्नमेंट बना ली। फरवरी 1917 में राजा के शासन का खत्म होना और अक्टूबर में जो इवेंट्स हुए थे, जो घटनाएं हुई थी, उन्हीं को रशियन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। रशियन रिवॉल्यूशन क्यों हुआ? रिवॉल्यूशन के पहले रशिया के सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन कैसे थे, इन सारी चीजों को अब हम लोग डिस्कस करेंगे। द रशियन एम्पायर इन 1914। 1914 में जार निकोलस सेकेंड ये रशिया और रशियन एम्पायर पर रूल करते थे। उस समय रशियन एम्पायर में मॉस्को के आसपास की टेरिटरी, इसके अलावा जो करंट कंट्रीज हैं जैसे फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, ये भी रशियन एम्पायर के पार्ट थे। रशियन एम्पायर पैसिफिक ओशन से लेकर के आज के सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी रशियन एम्पायर के पार्ट थे। इसके अलावा जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, ये सब रशियन एम्पायर में इंक्लूडेड थे। रशिया का जो मेजॉरिटी रिलीजन था, ये रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी था, जो कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से ही डेवलप हुआ था, ग्रो हुआ था। लेकिन इसके अलावा रशियन एम्पायर में कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट जो थे, ये भी पाए जाते थे। कहने का मतलब रशियन एम्पायर मल्टी कल्चरल एम्पायर था, जिसमें डिफरेंट रिलीजन के लोग, डिफरेंट रीजन के लोग इंक्लूडेड थे। हमको ये भी ध्यान रखना है कि जार इज एन एम्परर और अ किंग। फॉर्मर एम्परर्स ऑफ रशिया, जो रशिया के जो रूलर्स थे 1917 के पहले, इन्हें जार बोला जाता था। और जार दे वर द ऑटोक्रेटिक रूलर्स, मींस दे वर द मेन सोर्स ऑफ पावर। Actually, any person exercising great authority or power in a particular field is called a czar. तो कोई भी इंसान जिसके पास बहुत अधिक अनलिमिटेड अथॉरिटी और पावर होते हैं किसी भी फील्ड में, उसको जार बोला जाता है। तो इस तरह से अगर जार ऑफ इंडस्ट्री, जार ऑफ पॉलिटिक्स, इस तरह से डिफरेंट फील्ड में जो मेन सोर्स ऑफ पावर है, उस पर्टिकुलर फील्ड में उसको जार बोला जाता था। कॉमनली जार रशियन रूलर्स को 1917 के पहले जो रशिया के रूलर्स थे, दे वर कॉल्ड द जार्स। इकोनॉमी एंड सोसाइटी। 20th सेंचुरी के बिगनिंग में रशिया की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी, वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। मतलब 85% जो रशिया के लोग थे, वो खेती करते थे। तो इस तरह से ये जो प्रपोर्शन था रशिया में एग्रीकल्चरल पीपल का, ये बहुत ज्यादा हाई था। ज्यादातर किसी भी यूरोपियन कंट्रीज के कंपैरिजन में, फॉर एग्जांपल फ्रांस और जर्मनी में जो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन थी, ये 40 से 50% के बीच में थी। रशियन एम्पायर में जो कल्टीवेटर्स थे, जो किसान थे, ये अपने खुद की जरूरत के लिए, इसके अलावा मार्केट के लिए भी
फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते थे और जो रशिया था ये फूड ग्रेन का एक मेजर एक्सपोर्टर भी उस समय था। इंडस्ट्री रशिया के कुछ ही एरियाज में पाए जाते थे। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया उस समय रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को थे। यहाँ पर जो क्राफ्टमैन थे, जो कारीगर थे, ये ज्यादातर प्रोडक्शन के वर्क में इन्वॉल्व थे, लेकिन इसके अलावा लार्ज फैक्ट्रीज भी पाई जाती थी। तो लार्ज फैक्ट्रीज आपका इसके अलावा लार्ज फैक्ट्रीज के अलावा क्राफ्टमैन वर्कशॉप्स, इन सब में प्रोडक्शन का काम होता था। बहुत सारी जो फैक्ट्रीज थी रशिया में, स्पेशली जो लार्ज फैक्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं, ये रशिया में 1890s के बाद सेटअप हुई थी, जब रशिया में रेलवे नेटवर्क एक्सपेंड हुआ। इसके बाद यहाँ पे रशिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा। जो फॉरेनर्स थे उन्होंने रशिया के इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिसके बाद कोल प्रोडक्शन रशिया में डबल हो गया। आयरन और स्टील प्रोडक्शन जो है ये 4 टाइम्स बढ़ गया। इट क्वाड्रपल, ये चौगुना बढ़ गया। और इस तरह से 1900 तक कुछ एरियाज में फैक्ट्री वर्कर्स और क्राफ्टमैन दे वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर्स। ज्यादातर जो इंडस्ट्री थे रशिया में, ये इंडस्ट्रियलिस्ट के प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करते थे। गवर्नमेंट जो थी वो लार्ज फैक्ट्रीज को सुपरवाइज करती थी, उस पर निगरानी रखती थी, ये इंश्योर करने के लिए कि वहां पर मिनिमम वेजेस दिए जा रहे हैं और वहां पर वर्किंग आवर्स जो हैं वो लिमिटेड हैं या नहीं। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स ये रूल ब्रेक होने से रोक नहीं पाते थे, क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा था। क्राफ्ट यूनिट्स में और स्मॉल वर्कशॉप्स में जहां पे क्राफ्ट पर्सन इन्वॉल्व थे, यहाँ पर जो वर्किंग डे था इट वाज समटाइम 15 आवर्स। तो कहने का मतलब छोटे जो वर्कशॉप्स थे और जहां पर कारीगर काम करते थे वो कई बार 15-15 घंटे काम किया करते थे, जबकि फैक्ट्रीज में वर्किंग आवर कितना था, ये लगभग 10 से 12 घंटे के बीच में था। जो एकोमोडेशन था, जो रहने की जगह थी, ये वेरी करती थी। कई बार जो मजदूर थे वो कमरों में रहा करते थे और कई बार डॉर्मेट्रीज में रहा करते थे। डॉर्मेट्रीज दे आर अ रूम फॉर स्लीपिंग, स्पेशली ये लार्ज रूम्स होते हैं और इन लार्ज रूम्स में कई सारे बेड लगे होते हैं। ये आपका वर्कर स्लीपिंग इन बंकर इन अ डॉर्मेट्री इन अ प्री रिवोल्यूशनरी रशिया। तो डॉर्मेट्री नॉर्मली ये लार्ज रूम होता है जिसमें कई सारे बेड लगे होते हैं और इसको सोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वर्कर्स जो थे ये एक डिवाइडेड सोशल ग्रुप थे। कुछ जो वर्कर्स थे उनके अपने गांव के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक थे, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था उन गांव के साथ जहां से वो आए थे। कुछ ऐसे वर्कर्स थे जो शहरों में सेटल डाउन हो गए थे, शहरों में ही बस गए थे परमानेंटली। वर्कर्स जो थे स्किल अपनी काबिलियत के अनुसार भी डिवाइडेड थे। सेंट पीटर्सबर्ग का एक वर्कर, मेटल वर्कर, ये क्या कहता है, इसका कहना है कि जो मेटल वर्कर्स थे ये अपने आप को बाकी वर्कर्स का राजा मानते थे, हेड मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि मेटल वर्क के काम में ज्यादा ट्रेनिंग, ज्यादा स्किल की जरूरत होती थी और इसलिए इनकी जो कंडीशन थी बाकी वर्कर्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छी हुआ करती थी। दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू कॉल देमसेल्फ अरिस्टोक्रेट्स अमंग अदर वर्कर्स। वुमेन जो थी ये टोटल फैक्ट्री लेबर में इनका जो परसेंटेज था ये 31% था। लेकिन औरतों को आदमियों के कंपैरिजन में बहुत कम मजदूरी दी जाती थी, कई बार हाफ या कई बार
3/4 ऑफ अ मेंस वेज, कई बार आदमियों की आधी मजदूरी, कई बार उनकी आपका 1/3 मजदूरी आदमियों के कंपैरिजन में इन्हें दी जाती थी। जो वर्कर्स के बीच में डिवीजन था वो उनके कपड़ों में, उनके मैनर्स में, उनकी आदतों में भी दिखाई देता था। कुछ वर्कर्स ने अपने खुद के एसोसिएशन बना लिए थे ताकि वो क्राइसिस के समय, अनएम्प्लॉयमेंट के समय अपने दूसरे मेंबर्स को हेल्प कर सकें, लेकिन ऐसे एसोसिएशन बहुत ही कम हुआ करते थे। इन डिविजन्स के बावजूद भी वर्कर्स यूनाइट होते थे, एक हो जाते थे। किस लिए? स्ट्राइक करने के लिए, हड़ताल करने के लिए। जब वो अपने एम्प्लॉयर से डिसएग्री होते थे या उन्हें डिसमिस कर दिया जाता था या वो वर्किंग कंडीशन को लेकर के डिससेटिस्फाइड होते थे, तो वो यूनाइट होकर के हड़ताल करते थे। ऐसे कई सारे स्ट्राइक हो चुके थे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 1896 से 1897 के बीच में और मेटल इंडस्ट्री में 1902 में। गांव देहातों की अगर हम बात करें तो जो किसान थे ये ज्यादातर खेती करने का काम करते थे, लेकिन नोबेलिटी, क्राउन और ऑर्थोडॉक्स चर्च दे ओन लार्ज प्रॉपर्टी। ज्यादातर जो जमीनें थी ये नोबेलिटी, क्राउन कहने का मतलब रूलिंग क्लास, और जो ऑर्थोडॉक्स चर्च क्लर्जी जो थे उनके पास ज्यादातर जमीनें थी। वर्कर्स की तरह किसान भी कई ग्रुप में डिवाइडेड थे। ये जो रशिया के किसान होते थे बहुत ही रिलीजियस होते थे, बहुत ही धार्मिक हुआ करते थे। अगर कुछ हम केसेस को छोड़ दें तो किसानों के अंदर नोबेलिटी को लेकर के कोई रिस्पेक्ट नहीं था, नोबल क्लास को लेकर के कोई रिस्पेक्ट नहीं था। रशिया में जो नोबल्स थे उन्हें पावर और पोजीशन मिली हुई थी जार को अपनी सर्विसेज देने के कारण, जार को अपनी लॉयल्टी शो करने के कारण, ना कि लोकल पॉपुलैरिटी के कारण। कहने का मतलब जो नोबल्स थे वो लोगों में पॉपुलर नहीं थे। अगर उनके पास पावर और पोजीशन था वो इसलिए था क्योंकि वो जार के लॉयल थे और वो जार को अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, जार के लिए काम करते थे। ये फ्रांस के कंपैरिजन में टोटली अपोजिट था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय ब्रिटेनी यहाँ पर जो पीजेंट्स थे वो अपने नोबल्स की रिस्पेक्ट किया करते थे और कई बार वो जो किसान थे वो अपने नोबल्स के लिए, नोबल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने नोबल्स की तरफ से लड़ाइयां भी लड़ी। लेकिन रशिया में जो किसान थे वो चाहते थे कि नोबल्स का जो जमीनें हैं वो किसानों को दे दी जाएं। इसीलिए वो फ्रीक्वेंटली रेंट पे करने से, किराया देने से मना कर देते थे। कई बार उन्होंने जो लैंडलॉर्ड थे उनका मर्डर भी कर दिया। 1902 में साउथ रशिया में ऐसा बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, बहुत लार्ज स्केल पे हुआ। 1905 में ऐसे जो इंसिडेंट्स थे पूरे रशिया में हो रहे थे। जो रशिया के किसान थे वो यूरोपियन पीजेंट से, यूरोप के किसानों से एक दूसरे मामले में भी अलग थे। कैसे अलग थे? क्योंकि वो अपनी जमीनें पीरियोडिकली एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद इकट्ठा करते थे और उनका जो कम्यून था वो कम्यून उसको डिवाइड करता था अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज। इंडिविजुअल फैमिलीज की जरूरत के अकॉर्डिंग, अगर बड़ी फैमिली है तो उसको ज्यादा जमीनें, छोटी फैमिली है तो उसको छोटी जमीनें। इस तरह से कम्यून का जो हेड है मीर उन जमीनों को किसानों के बीच में डिवाइड करता था। यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि कम्यून इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल नॉट फ्रॉम द सेम फैमिली who live together and share their property and responsibilities equally। तो
ये एक तरह से कोऑपरेटिव था, जिसमें गांव के जो सारे इम्पोर्टेंट लोग इन्वॉल्व होते थे और वो डिसाइड करते थे कि किसको कितनी जमीनें दी जानी चाहिए। सोशलिज्म इन रशिया। 1914 के पहले रशिया में पॉलिटिकल पार्टी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलीगल थी। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, इसको 1898 में सोशलिस्ट ने बनाया था। उन सोशलिस्ट ने बनाया था जो कि कार्ल मार्क्स के व्यूज को रिस्पेक्ट करते थे, उनसे इंस्पायर्ड थे। लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण ये जो सोशल आपका रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी, ये इलीगल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ऑपरेट कर रही थी, क्योंकि रशिया में सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैन थी। इसने अपना खुद का न्यूज़पेपर भी पब्लिश करवाया था, ताकि वो वर्कर्स को मोबिलाइज कर सके। किस लिए मोबिलाइज कर सके? वर्कर्स के डिमांड को पूरा कराने के लिए और स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। कुछ जो रशियन सोशलिस्ट थे, उनका मानना था कि रशिया के जो किसान हैं वो उनके कस्टम्स ऐसे हैं, उनके रीति रिवाज ऐसे हैं कि जिस तरह से वो पीरियोडिकली जमीनों को डिवाइड करते हैं, उनके इस कस्टम के कारण ये जो रशियन पीजेंट्स हैं, दे आर द नेचुरल सोशलिस्ट, ये बाय नेचर सोशलिस्ट हैं। और इसीलिए जो किसान हैं वही रशिया में रिवॉल्यूशन को लेकर के आएंगे, वही क्रांति का मुख्य कारण या ताकत बनेंगे। और उनका मानना था कि रशिया में जो भी क्रांति होगी, जो रिवॉल्यूशन होगा, वो किसान क्रांति को शुरू करेंगे, ना कि मजदूर करेंगे। और जो रशिया है वो बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत जल्दी ही एक सोशलिस्ट कंट्री बन जाएगा। जो सोशलिस्ट है वो गांव देहात में बहुत ज्यादा एक्टिव थे लेट 19th सेंचुरी से ही, और उन्होंने सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी बना ली थी 1900 में। ये जो पार्टी थी, ये किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष करती थी। इस पार्टी का डिमांड था कि जो नोबल्स की जमीनें हैं वो किसानों को ट्रांसफर कर देनी चाहिए, किसानों को दे देनी चाहिए। सोशल डेमोक्रेट्स ये सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज से डिसएग्री करते थे किसानों के बारे में। लेनिन का मानना था कि जो किसान हैं ये एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। किसानों में कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ मजदूर हैं, बल्कि कुछ जो कैपिटलिस्ट हैं, मतलब बहुत अमीर किसान हैं, और ये जो कैपिटलिस्ट पीजेंट्स हैं, उन्होंने दूसरे किसानों को अपने यहाँ काम दे रखा है, उनको एम्प्लॉय कर रखा है एज ए वर्कर्स। और किसानों के बीच में ये जो डिफ्रेंसिएशन है, ये जो मतभेद है, इसके कारण ये जो सारे किसान हैं ये सोशलिस्ट मूवमेंट का पार्ट नहीं बन सकते। जो पार्टी थी वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजी को लेकर के भी डिवाइडेड थी। व्लादिमीर लेनिन, जो कि बोल्शेविक ग्रुप का लीडर था, उसका मानना था कि एक रिप्रेसिव सोसाइटी, रशिया की जो सोसाइटी है, रशियन सोसाइटी, इट इज अ रिप्रेसिव सोसाइटी। ये एक रिप्रेसिव सोसाइटी है, और क्योंकि यहाँ पर जो जार है ये लोगों पर अन्याय कर रहा है, और ऐसे रिप्रेसिव जारिस्ट रशियन सोसाइटी में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और डिसिप्लिन कैसे होंगी? इसमें पॉलिटिकल पार्टीज में नंबर ऑफ वर्कर्स पर कंट्रोल होना चाहिए, और ना सिर्फ नंबर ऑफ वर्कर्स बल्कि क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, इस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। जबकि जो मेंशेविक्स थे उनका मानना था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इट शुड बी ओपन टू ऑल। पॉलिटिकल पार्टीज सबके लिए खुली होनी चाहिए, कोई भी इसका मेंबर बन सकता है। अ टर्बुलेंट टाइम। The 1905 revolution
रशिया, इट वॉज एन ऑटोक्रेसी। रशिया जो था ये एक ऑटोक्रेटिक कंट्री था। जार, देवर हैविंग द सुप्रीम पावर, जो रशिया के जो रूलर थे जार, उनके पास सुप्रीम पावर्स थे। और बाकी यूरोपियन कंट्रीज के अपोजिट 20th सेंचुरी के बिगनिंग में भी जो जार था वो पार्लियामेंट के कंट्रोल में, पार्लियामेंट के अंडर में नहीं था। रशिया में जो लिबरल्स थे उन्होंने जार के पावर को कंट्रोल करने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। इन्होंने सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज के साथ मिलकर के काम करना शुरू किया ताकि किसानों और मजदूरों को यूनाइट किया जा सके। और ये यूनाइट क्यों किया जाए? ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिमांड कर सकें। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्यों बनाया जाए? टू लिमिट द पावर्स ऑफ जार, जार के पावर्स को कंट्रोल करने के लिए। ये जो लिबरल्स थे इनको रशियन एम्पायर में नेशनलिस्ट का सपोर्ट मिला हुआ था और जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया थे वहां पे जद्दीस्ट इनका सपोर्ट मिला हुआ था। जद्दीस्ट, दे वांटेड टू मॉडर्नाइज इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटीज। ये जो वो मुस्लिम जो कि रिफॉर्म्स के फेवर में थे उन्हें जद्दीस्ट बोला जाता था। तो लिबरल्स को नेशनलिस्ट एंड जद्दीस्ट दोनों का ही सपोर्ट मिला हुआ था। 1904 ये जो ईयर था ये बहुत ही बुरा साल साबित हुआ रशिया में मजदूरों के लिए। बुरा साल क्यों साबित हुआ? क्योंकि जो एसेंशियल गुड्स थे, जो जरूरी सामान थे, उनकी कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी। इतनी ज्यादा बढ़ी कि जो रियल वेजेस थे उनमें 20% डिक्लाइन देखने को मिला। कहने का मतलब महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी जिससे लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई। और इस पीरियड में जो वर्कर्स एसोसिएशन थे उनकी मेंबरशिप भी बहुत तेजी से बढ़ी। जब 4 मेंबर्स जो कि रशियन वर्कर्स असेंबली के मेंबर्स थे, असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, इसको 1904 में बनाया गया था। तो जब असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के 4 मेंबर्स को डिसमिस कर दिया गया पुटिलोव आयरन वर्क्स में, तो अब इनको डिसमिस करने, इनको काम से निकालने के विरोध में जो मजदूर थे उन्होंने हड़ताल कर दिया। अगले कुछ दिनों में लगभग 1,10,000 वर्कर्स सेंट पीटर्सबर्ग में ये स्ट्राइक पे आ गए। इन्होंने हड़ताल कर दिया। इन्होंने डिमांड किया कि जो वर्किंग डे है उसको, वर्किंग डे मतलब वर्किंग आवर्स को रिड्यूस किया जाए, वर्किंग आवर्स को 8 घंटे कर दिया जाए, मजदूरों की मजदूरी को बढ़ाया जाए और मजदूरों के वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए। इन सारी चीजों को लेकर के वर्कर्स ने, सेंट पीटर्सबर्ग के वर्कर्स ने हड़ताल कर दिया। जब एक ऐसा ही प्रोसेशन, एक ऐसा ही किसानों का एक जुलूस, प्रोटेस्ट मार्च विच वॉज लेड बाय फादर गेपॉन, जिसको कि फादर गेपॉन जिसको लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे थे, ये विंटर पैलेस पहुंचा। तो किसानों के उस ग्रुप पर पुलिस ने और वहां की जो सीक्रेट पुलिस थी कोसैक, इसने अटैक कर दिया, इसने हमला कर दिया। लगभग 100 मजदूर मारे गए और लगभग 300 मजदूर घायल हो गए। ये जो इंसिडेंट है इसको ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। और इस घटना के बाद ऐसे कई सारे इवेंट्स शुरू हो गए। इन सारे इवेंट्स को कलेक्टिवली रशियन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। पूरे देश में हड़ताल शुरू हो गए, यूनिवर्सिटीज बंद कर दी गई। यूनिवर्सिटीज क्यों बंद कर दी गई? क्योंकि स्टूडेंट बॉडीज जो थी उन्होंने वॉकआउट किया।
स्टूडेंट बॉडीज के वॉकआउट करने का मेन रीजन क्या था कि ये लोग कंप्लेन कर रहे थे लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज, जो लोगों के इंडिविजुअल राइट्स हैं उसको क्रश किया जा रहा है, उसके विरुद्ध उन्होंने वॉकआउट किया, जिसके कारण यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और मिडिल क्लास जो वर्कर्स थे, इन्होंने खुद का यूनियन ऑफ यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड करने लगे। 1905 का जो रिवॉल्यूशन था उस पीरियड में जार ने इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट या ड्यूमा जिसको कहते हैं उसको क्रिएट करने की परमिशन दे दी, उसको बनाने की अनुमति दे दी। थोड़े समय के लिए रिवॉल्यूशन का जो समय था उस पीरियड में कई सारे जो ट्रेड यूनियंस बनाए गए, कई सारी फैक्ट्री कमिटीज बनी जिनको कि फैक्ट्री वर्कर्स ने बनाया था। तो ये जो ट्रेड यूनियंस और फैक्ट्री कमिटीज थी, इन्होंने कुछ समय के लिए काम किया, लेकिन 1905 के बाद ऐसी सारी कमिटीज और यूनियंस जो थी उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया और ये अनऑफिशियली काम करती रही। पॉलिटिकल एक्टिविटी पर बहुत सीवियर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, कड़ी पाबंदियां लगा दी गई। जार ने फर्स्ट ड्यूमा को 75 डेज के अंदर ही डिसमिस कर दिया। सेकेंड ड्यूमा जब री इलेक्ट होकर के आई तो उसको भी 3 महीने के अंदर ही डिसमिस कर दिया गया, क्योंकि जार अपने अथॉरिटी पर कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन बर्दाश्त नहीं कर सकता था, ना ही वो अपने पावर्स को रिड्यूस करने के फेवर में था। इसीलिए उसने फर्स्ट और सेकेंड ड्यूमा को डिसमिस कर दिया। इसके बाद वोटिंग लॉज में चेंजेस किए गए और जो थर्ड ड्यूमा इलेक्ट होकर के आई उसमें ज्यादातर कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस थे और कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस जार के फेवर में ही थे। लिबरल्स और रिवोल्यूशनरीज को ड्यूमा से बाहर रखा गया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन रिवोल्यूशन। 1914 में यूरोप के जो दो अलायंसेस थे उनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई। जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, जिन्हें सेंट्रल पावर्स बोला गया, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, बाद में इसमें इटली और रोमानिया भी शामिल हो गए, इसे एलाइज पावर बोला गया। उस समय तक ये सेंट्रल पावर्स और एलाइज ये एक इंपीरियल पावर थे और इनके अंडर में कई सारी कॉलोनीज थी। कहने का मतलब यूरोप के जो इंपॉर्टेंट पावरफुल कंट्रीज थे पूरी दुनिया में इनकी कॉलोनीज थी और यूरोप के जो देश थे वो दो ग्रुप में डिवाइड हो गए, इनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई और इस तरह से ये जो लड़ाई 1914 में हुई इसमें पूरी दुनिया के देश डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में इन्वॉल्व थे और इसीलिए इस वॉर को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बोला गया। रशिया में ये जो वॉर था शुरू में पॉपुलर था, लोग इसके फेवर में थे और क्योंकि लोग फेवर में थे उन्होंने जार निकोलस सेकंड को भी सपोर्ट किया। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई लंबी खिंचती गई जार ने ड्यूमा की मेन पार्टी से कंसल्ट करना, उनसे सलाह करना बंद कर दिया, जिसके कारण अब जार का सपोर्ट कम होता गया। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई, क्योंकि रशिया जर्मनी के अगेंस्ट लड़ रहा था, जिसके कारण रशिया में जर्मनी के अगेंस्ट सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा थे, मतलब जर्मनी का विरोध बहुत ज्यादा था। इसको हम इससे भी देख सकते हैं कि जो सेंट पीटर्सबर्ग जो एक जर्मन नाम था उसका नाम बदल करके पेट्रोग्राड कर दिया गया। इसके अलावा जो जार की वाइफ थी जारीना अलेक्जेंड्रा, ये जर्मन ओरिजिन की भी थी, जिसके कारण लोग इसको नापसंद करते थे। इसके अलावा जो जारीना अलेक्जेंड्रा थी ये लोगों के बीच में
पॉपुलर नहीं थी। इसके अलावा इनके जो एडवाइजर्स थे वो भी बहुत खराब थे, स्पेशली इसका जो एक एडवाइजर जो एक मॉन्क था, एक साधु था जिसका नाम रेस्पुटिन था। तो इस एडवाइजर के कारण भी अब लोग जार निकोलस सेकंड को नापसंद करने लगे, उसके अगेंस्ट होते चले गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था ये ईस्टर्न फ्रंट पे अलग था वेस्टर्न फ्रंट के कंपैरिजन में। वेस्टर्न फ्रंट में जो आर्मीज थी ये ट्रेंचेस में लड़ रही थी। ये जो ट्रेंचेस थे दे वर स्ट्रेच्ड अलोंग ईस्टर्न फ्रांस। ये ईस्टर्न फ्रांस मतलब फ्रांस के ईस्टर्न बॉर्डर्स पे बने हुए थे और इन ट्रेंचेस के थ्रू जो आर्मीज थी वो अपने राइवल फोर्सेस से लड़ रही थी। लेकिन ईस्ट में जो आर्मी थी उन्हें प्लेन ग्राउंड पर ओपन बैटल खुला जो लड़ाई थी उसको लड़ना पड़ रहा था, जिसके कारण यहाँ पर कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा थी, बहुत सारे लोग मारे गए। जो डिफीट था, जो हार थी वो शॉकिंग था, डिमोरलाइजिंग था। तो ईस्टर्न फ्रंट पे जो रशियन आर्मी को हार देखनी पड़ी वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, उनके हिम्मत को तोड़ने वाला था। रशियन आर्मी जर्मन फोर्सेस से ऑस्ट्रियन फोर्सेस से बुरी तरह से हारी 1914 से 1916 के बीच में। लगभग 7 मिलियन कैजुअलिटीज वर देयर बाय 1917। 7 मिलियन लोग 1917 तक मारे गए। जैसे जैसे रशियन आर्मी पीछे हट रही थी, पीछे पीछे हटती हुई रशियन आर्मी अपने पीछे क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर रही थी, बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रही थी ताकि दुश्मन उसका इस्तेमाल न कर सके। क्रॉप के डिस्ट्रक्शन के कारण, बिल्डिंग्स के डिस्ट्रक्शन के कारण रशिया में लगभग 3 मिलियन रिफ्यूजी बढ़ गए थे और गवर्नमेंट जो थी इस सिचुएशन को डील नहीं कर पा रही थी। जो रशिया के सोल्जर्स थे वो ऐसी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे जिसमें उनका डिफीट पहले ही क्लियर हो चुका था। इस वॉर का इंडस्ट्री पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। रशिया की खुद की अपनी इंडस्ट्रीज बहुत ही कम थी और जब रशिया पूरी दुनिया से कट ऑफ हो गया तो रशिया में इंडस्ट्रियल गुड्स की सप्लाई भी कट ऑफ हो गई, क्योंकि रशिया में जो इंडस्ट्रियल गुड्स थे वो बाल्टिक सी रूट से आते थे और बाल्टिक सी पर जर्मनी का कंट्रोल हो गया था, जिसके कारण अब इंडस्ट्रियल सप्लाई भी कट ऑफ हो गई थी। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट जो थे वो बुरी तरह से बर्बाद होने लगे थे। 1916 तक रेलवे लाइंस रशिया में टूटने लगे थे, क्योंकि एबल बॉडीड जो फिजिकली फिट लोग थे वो लड़ाई में चले गए थे एज अ सोल्जर लड़ने के लिए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि स्मॉल वर्कशॉप्स में, फैक्ट्रीज में लेबर शॉर्टेज हो गई। लेबर शॉर्टेज के कारण जो एसेंशियल गुड्स थे उनका प्रोडक्शन भी बंद हो गया, फैक्ट्रीज बंद होने लगी। ज्यादातर जो क्रॉप या फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे थे उनको आर्मी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आर्मी को सप्लाई कर दिया जाता था, जिसके कारण शहरों में खाने की चीजों की कमी, आटे की कमी हो गई और इस तरह से विंटर 1916 तक जो ब्रेड शॉप्स थे वहां पे दंगे होना, वहां पे ब्रेड के लिए फाइट होना एक बहुत ही कॉमन बात बन चुका था।